हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो ऑन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक से सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। बस आपको करना इतना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो बर्लिन वॉल एक सिंबल बन चुका था डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में 1989 के दौरान। बर्लिन वॉल को बनाया गया था 1961 में और ये बनाया गया था जर्मनी के बीचों बीच, जो कि बांटता था जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में। ईस्ट जर्मनी जो था वो यूएसएसआर के सपोर्ट में था, वहीं वेस्ट जर्मनी जो था वो यूएस के सपोर्ट में था। इस चैप्टर में हम लोग को ये समझने को मिलेगा कि क्या कारण थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। हमारी सबसे पहली जो टॉपिक है वो है सोवियत सिस्टम। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है रशिया में, जो कि जन्म देता है यूएसएसआर को। इस रिवॉल्यूशन के जो इंस्पिरेशन थे वो थे आइडल्स ऑफ सोशलिज्म, जो कि अपोज करता था कैपिटलिज्म को। और यहाँ के लोगों ने डिमांड किया इगलिटेरियन सोसाइटी यानी कि इक्वल सोसाइटी के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोपियन जितने भी कंट्रीज थे वो सोवियत आर्मी के कंट्रोल में आने लगे और इसी को हम लोग सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोवियत ब्लॉक भी कहते हैं। सोवियत यूनियन बहुत ही पावरफुल बन गई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके पास डेवलप इकोनॉमी था, जो कि चाहता था उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ही तगड़े हो जाए। उसके पास वास्ट रिसोर्सेज थे इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रिमोट एरिया तक कनेक्टेड थे। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री फल फूल रहे थे, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लैग कर रहे थे। लेकिन फिर भी सोवियत सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन जाती है, जहाँ पे डेमोक्रेसी लैग कर रही थी और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ही नहीं थी। सोवियत यूनियन जो था वो लैग कर रहा था टेक्नोलॉजिकली, वह वेस्ट से अपने आप को कंपेयर नहीं कर पा रहा था टेक्नोलॉजिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर से, और जो अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, लोगों के पॉलिटिकल एस्पिरेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। सोवियत ने इन्वेशन किया अफगानिस्तान में इन 1979, जिसे बहुत तगड़ा झटका मिलता है यूएसएसआर को उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोर्बेचे एंड डिसइंटीग्रेशन। तो मिखाइल गोर्बेच, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थे, वो 1985 में इनिशिएट करते हैं, कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, पॉलिसीज़ लाना चाहते थे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू डेमोक्रेटाइज द सिस्टम। लेकिन सोवियत लीडर्स जो कि उस टाइम के कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ करते थे, उन्होंने अपोज किया गोर्बेच को। और जो लोग थे वो ये चाहते थे कि ये जो रिफॉर्म्स है वो बहुत जल्दी आए और बहुत अच्छी तरीके से आए। तो एक तरीके से जो मिखाइल गोर्बेच थे वो फंस चुके थे, ना ही वो इधर के थे और ना ही वो उधर के थे। उसके बाद लोग जो थे रिपब्लिक पुराने सिस्टम से फेडअप हो चुके थे, सोवियत ब्लॉक के पुराने सिस्टम से। उसके बाद दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन यूक्रेन, रशिया, बाल्टिक्स अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो फोर्स करते थे गोर्बेच को रिफॉर्म्स लाने में यूएसएसआर में। तो इसमें से सबसे पहला जो जवाब है इसका, गोर्बेच चाहते थे कि वो वेस्ट के साथ अपना टेक्नोलॉजी जो वो पीछे थे यूएसएसआर उसको मैच करे। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो नॉर्मलाइज रिलेशनशिप चाहते थे वेस्ट के साथ, यानी कि संबंध अच्छे चाहते थे। तीसरा, वो डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे सोवियत सिस्टम को। उसके बाद CIS फॉर्म की गई, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया? तो सबसे पहला बात, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन फेल हो रहे थे लोगों के एस्पिरेशंस को मीट करने में, और इसलिए सोवियत सिस्टम जो था वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, कोलैप्स हो रहा था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ऑर्डिनरी सिटीजन जो थे वो अब ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि वेस्ट में किस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा था, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे थे, डेवलपमेंट था, वहीं यूएसएसआर में ये सब कुछ नहीं था। और तीसरा, गोर्बेच ने प्रॉमिस किया था कि वो रिफॉर्म लाएंगे, डील करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ, और उन्होंने जो कोशिशें की वेस्ट के साथ मैच करने की, और उसमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को वो लूज़ कर बैठते हैं।
तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड सोवियत इकोनॉमी सिस्टम बिकेम सो वीक। सोवियत इकोनॉमी वो क्यों वीक बन गया। तो सबसे पहला जो आंसर होगा इसका, सोवियत इकोनॉमी जो था वो ज़्यादातर अपने पैसे को खर्च करते थे मिलिट्री आर्सेनल्स पे, यानी कि न्यूक्लियर सिस्टम को मेंटेन करना था, उन्हें आर्मी को मेंटेन करना था, और वो लोगों पे पैसा, इकोनॉमी पे पैसा कम खर्च करते थे। दूसरी बात जो है वो कुछ ही स्टेट्स को ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, जैसे कि 5 स्टेट्स थे उनके, और स्पेशली जो एशियन स्टेट्स हुआ करते थे उन पे वो बहुत कम ध्यान दिया करते थे। तीसरी बात जो थी, इकोनॉमिक बर्डन जो है धीरे धीरे वो बढ़ रही थी, और इनमें से भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम फेल हो रहे थे एस्पिरेशंस को मीट करने में लोगों के। दूसरा, ऑर्डिनरी सिटीजन नॉलेजेबल हो चुका था एडवांसमेंट ऑफ वेस्ट में जो हो रहा था उसके लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे डिसइंटीग्रेशन की। तो सबसे पहला, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, वो रिजल्ट ये करता है कि कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन जो था वो ख़त्म हो चुका था, डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया यहाँ पे, फिर नई स्टेट्स यानी कि नए कंट्रीज राइज होने लगे, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने जोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाया और इन लोगों ने, इन कंट्रीज़ ने अपना रिलेशन बहुत अच्छा बनाया रशिया के साथ, वेस्ट के साथ, यूएस के साथ, चाइना के साथ और दूसरे कंट्रीज़ के साथ। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वो फॉर्म हुए, डेमोक्रेसी इमर्ज हुआ और बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम भी राइज हुए। उसी दौरान बहुत सारे नए नए लीडर्स अराइज होने लगे। सोवियत ब्लॉक का पतन हुआ, बहुत सारे कंट्रीज आए और जितने भी कंट्रीज थे वो उनके सब अपने अपने इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस और चॉइसेस थी। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम था उसमें नए नए प्लेयर्स आने लगे और खुद की आइडेंटिटी, खुद के इंटरेस्ट, खुद के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज भी उनमें शामिल थी। उसके बाद है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉक थेरेपी क्या है। ये एक मॉडल ऑफ ट्रांजिशन है फ्रॉम ऑथोरिटेरियन कैपिटलिस्ट सोसाइटी टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रशिया। जैसे कि मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आप चल नहीं सकते हैं और आप चाहते हैं कि अचानक आप दौड़ने लगे, तो ये क्या पॉसिबल है। तो उसी तरीके से रशिया में यानी कि यूएसएसआर में चेंज यानी कि बदलाव तो ज़रूरत तो थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही झटके में सब करने की कोशिश की। इसीलिए इसका नाम शॉक थेरेपी दिया गया है, जिसके कि बहुत ही दुर्गामी परिणाम हुए। शॉक थेरेपी इन्वॉल्व करता था प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट फर्म्स इमर्ज हुए, कंप्लीटली स्विच कर दिया गया फ्री ट्रेड, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं, फ्री ट्रेड, कोई भी आके बिजनेस करके चला जा सकता है। एफडीआई की अनुमति दे दी गई। एफडीआई यानी कि फॉरेन से, बाहर से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता था। फाइनेंस से रिलेटेड ओपन कर दी गई, करेंसीज को कन्वर्टेबिलिटी किया गया और भी बहुत सारे ऐसे फैसले ली गई जो कि बहुत ही बुरी थी यूएसएसआर के लिए, यानी कि रशिया के लिए वगैरह। तो इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ डिड शॉक थेरेपी अफेक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ रशिया। किस तरीके से शॉक थेरेपी अफेक्ट करता है रशिया की बिजनेस को। तो सबसे पहला, वैल्यू ऑफ जो रूबल था, रूबल यानी कि करेंसी ऑफ रशिया, वो डिक्लाइन होने लगता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है बहुत ही स्पीड में, और इनसे बहुत सारे लोगों की जो सेविंग्स है वो चली जाती है। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, टेक्नोलॉजी शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है, फूड की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई थी उस वक्त। जीडीपी ऑफ रशिया ऑल्सो डिक्लाइंड बिटवीन 1989 टू 1999। तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। ये भी उसी से रिलेटेड है। शॉक थेरेपी एकदम बर्बाद कर देता है रशियन इकोनॉमी को और एक तरीके से ये डिजास्टर साबित होता है, जो कि वैल्यू ऑफ रूबल को एकदम ही गिरा देता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। फूड इंपोर्ट किया जाने लगा, डिस्ट्रॉयड ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम, और ये एक बहुत बड़ा माइग्रेशन का जरिया बन जाता है। एडुकेटेड और इंटेलेक्चुअल मैन पावर जो थे वो एक जगह से एक जगह मूव करने लगते हैं। ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन अमीर और अमीर हो रहे थे और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वहाँ पे न्यूली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो बहुत जल्दबाजी में इस तरीके से ड्राफ्ट की गई, जिस तरीके से वहाँ पे कुछ लोगों को, एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट की गई खुद के द्वारा, प्रेसिडेंट्स, ड्यू टू वीक पार्लियामेंट एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज इन रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और भी कुछ कुछ कंट्रीज़ है जिन्हें फ़ायदा हुआ यहाँ पे, जैसे कि कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान।
वो इम्पॉर्टेंट ऑयल गैस के प्रोड्यूसर बन गए। कुछ और भी कंट्रीज गेन करते हैं यहाँ पे पाइपलाइंस द्वारा, टेरिटरीज द्वारा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है शॉक थेरेपी के। उसके बाद टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, रशिया बना, तो सोवियत रिपब्लिक्स जो थे वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। रशिया में सिविल वार्स हुए, इंसर्जेंसीज हुई इन रशिया 2 रिपब्लिक्स द्वारा। एक था चेचन्या और दूसरा था डेंगिस्तान। हैड वायलेंटली, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हुआ सेंट्रल एशिया में। सिविल वार हुई जॉर्जिया में, चेकोस्लोवाकिया 2 अलग अलग भागों में बढ़ गया। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज़ और कुछ प्रोविंसेस जैसे कि यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, वो आपस में लड़ रहे थे रिवर वाटर के लिए, और ये इंस्टेबिलिटी बनी रही बहुत दिनों तक। कई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे जहाँ पे एरिया था वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज की, जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट भी साबित हुआ। सेंट्रल एशिया में कुछ कुछ जोन ऐसे थे जहाँ पे कंपटीशन हुआ बिटवीन आउटसाइडर पावर एंड ऑयल कंपनीज। ईस्टर्न यूरोप में कंट्रीज़ थे जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, वो स्प्लिट हो गए 2 अलग अलग भागों में, चेकोस और स्लोवाक्स में, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। लेकिन सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए बल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया में। आफ्टर 1991 ये अलग अलग भागों में टूट जाते हैं प्रोविंसेस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। फिर उसके बाद है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया ने बहुत ही अच्छी रिलेशन मेंटेन की है विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है रशिया और इंडिया के बीच में अभी तक। इंडिया और रशिया आपस में विज़न को शेयर करते हैं, मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर में कलेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, ग्रेट रीजनलिज्म है, नेगोशिएट करते हैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज आपस में बैठ के बनाते हैं, और कुछ डिसीजंस लेते हैं यूएन में। इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला रशिया से ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। एनर्जी सप्लाईज बहुत सारे मिलते हैं इंडिया को, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है इंटरनेशनल टेररिज्म में। उसके बदले में रशिया को भी फ़ायदा होता है। रशिया बहुत ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा लेसन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।